अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में हम बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट जी आने वाला है, वफाकी बजट, और खैबर पख्तूनख्वा का तो बजट पहले आ चुका है कि रवायत से हट के एक मिसाल कायम हुई खैबर पख्तूनख्वा सूबे की कि दूसरे बजट से अलग होकर उन्होंने बजट पेश किया। लेकिन इस वक्त वफाकी बजट आने वाला है, उसके बाद दीगर सूबों का बजट भी आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वफाकी बजट से यकीनी तौर पर आवाम की बड़ी तवक्कुआत होती है, लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में जब 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये पहला बजट होगा इस हुकूमत के लिए, इस इत्तेहादी हुकूमतों के लिए, यकीनी तौर पे ये बजट आवाम को तो शायद रिलीफ दे या ना दे, ये सवाल का जवाब तो हमें मिलेगा बजट के बाद। लेकिन बजट से पहले क्या तवक्कुआत है, सियासी पार्टियां इस बजट को कैसे देख रही हैं, और ख़ास तौर पे ताजरान इस बजट को कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे अवाम इस बजट को कैसे देख रही है। 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। अवाम रिलीफ चाहती है, टैक्सेस की मद में रिलीफ चाहती है, सोलर प्लेट्स के हवाले से भी एक रूमर्स फैली जा रही हैं कि शायद उनके ऊपर भी बड़े पैमाने पे टैक्स लगेगा और दीगर चीज़ों पे टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगेगा तो महंगाई होगी तो अवाम पिसेगी, परेशान होगी। इसी सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ चौधरी साहब। आप सदर हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद आसफ जावेद साहब। आप MQM के नायब सदर हैं पंजाब के, नाज़रीन पंजाब के, और उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। शहजाद साहब, आप बताइएगा, क्योंकि IMF को लबे-लबाब गुफ्तगू देखी जाए तो IMF भी इसका जिम्मेदार है, क्योंकि हमें डिक्टेट जो कर रहा है अभी IMF कर रहा है। अगर बजट में कुछ अवाम दुश्मन इकदामात होंगे तो वो भी IMF की वजह से होंगे। आपकी पार्टी इत्तेहादी है इस हुकूमत के साथ भी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 2018 और 13 वाले दौर में भी इत्तेहादी थी, जब इसहाक डार साहब ने IMF से जान छुड़वाई और ऐलान किया जी हमने IMF से जान छुड़ा ली। तो फिर दोबारा जब PTI में आए तब भी आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी इत्तेहादी थी, तो ये उस वक्त मना नहीं किया जी ये आप वापस IMF पे क्यों फंस रहे हैं? मतलब ये उनकी मजबूरी थी PTI की या गलती थी? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। सर, एक छोटी सी हम्बल सबमिशन ये है कि जब आपके वज़ीर ख़जाना बैंकर्स होंगे तो वो बैंकर्स इकोनॉमिस्ट बतौर इत्तेहादी आपको भी एतराज़ है? जी, देखिए बिल्कुल मेरा एतराज़ है, क्योंकि मैं तो कभी, हमारी पार्टी तो कभी वज़ारत ख़जाना तो हमारे पास कभी भी नहीं रही, तो ना हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। अच्छा, उस पर बिल्कुल एतराज़। आपकी पार्टी में है वज़ीर ख़जाना की एबिलिटी, बन सकता है कोई है ऐसा? सर बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल है ऐसे। लेकिन हमारी पार्टी के अलावा तो आपने हुकूमत को कहा नहीं कि हमें जिम्मेदारी दे, हम चला कर हमारी पार्टी के अलावा और भी बहुत पार्टियों में भी लोग इकोनॉमिस्ट मौजूद है जिनको बनाया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा प्रायोरिटी शायद बैंकर किसी को लाना होता है, जो कि जाहिर है वो आलमी मालियाती इदारों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उनके जो इंटरेस्ट है उसको बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है। बाकी जैसे काशिफ भाई बता रहे थे कि जो हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में IPPs को पैसे दे रहे हैं, वो तकरीबन कोई 24-2500 अरब रुपया मेरे ख्याल में अभी तक पुराना जो कि बकाया है, जो कभी आपने अदा करना है, तो आप उससे हाफ भी अगर जो है ना वो आप आवाम को रिलीफ देने में लगा देंगे तो शायद बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, तो IPPs को लाने वाले कौन थे? सियासतदान थे ना? पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी के दौर पे IPPs एग्रीमेंट मासी में जो पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी हुए होंगे ना? बिल्कुल रहे होंगे इत्तेहादी। देखिए इत्तेहादी रहने तौर पे तो ये क्यों कहा कि जी आप IPPs के दायरा कार में क्यों आए, ये गलती की, ऐसे लोगों के साथ इत्तेहादी क्यों हुए जिन्होंने मुल्क का कौम को नुकसान पहुंचाया? मैं सबसे पहले ये आपको बताऊं, देखिए इत्तेहादी अब इस वजह से है कि हम एक अवाम का मैंडेट लेके आते हैं, हमें जो हमारा वोटर भेजता है इस मैंडेट का फायदा है जिसमें आप कुछ कर ना सके, डिलीवर ना कर सके। सर आवाम आपको पूछेगी कि आपने डिलीवर नहीं किया, बजट में टैक्सेस लगेंगे तो आपसे पूछेगी। सर हम अपनी मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस की हद तक बिल्कुल जिम्मेदार होते हैं अपने अवाम को, और हमें जब अवाम मुंतखब करके भेजेगी, हम एक छोटी पार्टी है, हम अगर कुलैयन में किसी के साथ हुकूमत में नहीं आएंगे तो हम तो हमेशा अपोजिशन में ही रहेंगे, तो फिर तो हम अपनी आवाम के लिए कोई एक काम भी नहीं कर सकेंगे, तो अगली दफा हमें कोई वोट देके क्यों भेजेगा असेंबली के अंदर। और अब जी अगर आपने आवाम को कोई रिलीफ ना दिया हुकूमत में रहते हुए, हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल कर रहे हैं। अभी आपने अगर मुस्तफ़ा कमाल भाई की तकरीर सुनी हो, जैसे भी काशिफ भाई ने भी जिक्र किया सूद के हवाले से, तो हम इस वक्त सख्त कैंपेन उस पर चला रहे हैं सूद के हवाले से कि इसका फैसला पिछले 2 साल से क्यों रुका हुआ है, और वो 2 साल से ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पे बात हुई है। सूद के लिए जमात इस्लामी ने क्यों गई? आप लोग, जमात इस्लामी ने भी काम किया, जमात इस्लामी ने पिछला सवाल है कि सूद के खिलाफ है तो एक पार्टी गई है, दूसरी पार्टी क्यों नहीं गई? नहीं, हम तो है ना, हम उसमें गए हुए हैं, और जमात इस्लामी ने पिछले टेन्योर में मौलाना चित्राली साहब ने बहुत काम किया था, उन्होंने इस पे काफी काम किया था, और अभी हम इस पे काम
शरीक कर बनना रहे हैं। चाहते हैं इसमें? सर ये हर मुसलमान का फर्ज है, सबको बनना चाहिए, आपको और मुझे भी बनना चाहिए, हर बंदे को, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर अगर सूदी निज़ाम चलता रहेगा तो ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? ये तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, उसका तो बता दें ना, वो 2018 में जब सागदार छुड़वा गए थे, पीटीआई ने फिर क्यों आईएमएफ का दामन पकड़ा? देखिए आईएमएफ का दामन तो मजबूरी थी। देखिए मजबूरी तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है इसमें आपके पास शायद उस वक्त कोई और ऑप्शंस भी होते, लेकिन ये आपने इससे ग्रेजुअली दामन छुड़ाना है। लेकिन हमारा क्या होता जा रहा है कि हम हर दफा उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम मजीद कर्जे सिर्फ उसका सूद अदा करने के लिए लेते जा रहे हैं। तो कर्जा आपका एज इट इज है, आप जो कर्जा नया लेते हैं ये जो कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा कर्जा पीटीआई दौर में लिया गया, ये बात दुरुस्त है? आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए ये तो आप मीडिया के आदमी, आप ज्यादा बेहतर हमसे समझते हो। हम तो बिल्कुल ये परसेप्शन है, बिल्कुल ये एक परसेप्शन है, लेकिन मैं उस पे कोई एग्जैक्ट कमेंट तो नहीं कर सकता। सही। तो ये जो बात इन्होंने कही, आप इत्तेफाक करते हैं कि प्राइवेटाइज होने चाहिए इदारे? जी, प्राइवेटाइजेशन में जो अभी प्राइवेटाइजेशन कमीशन जिस पे काम कर रहा है, और ऐसे कौमी जो आप इक्तिसादी कौंसिल काम कर रही है, उसमें वो गवर्नमेंट सिर्फ 30 से 40% तक का जो शेयर होगा वो बेचेगी, वो प्राइवेट इन्वेस्टर को 30 से 40? हाँ, और प्राइवेट मतलब मालिक ज्यादातर गवर्नमेंट रहेगी। 51% से ज्यादा जब शेयर आपका होता है तो मालिक आप ही रहते हैं। जैसे पीटीसीएल था, पीटीसीएल का भी मेजर शेयर होल्डर 35% या 40% लेगा, वो एक्स्ट्रा बर्डन क्यों रखेगा? मतलब पीआईए का एक्स्ट्रा बर्डन वो क्यों पालेगा? ऑब्वियसली उसकी मजबूरी नहीं होगी, वो पीआईए के अंदर सबसे पहले जो एक्स्ट्रा लोग भर्ती किए गए थे वो निकालेगा, उनको निकालेगा और उसको एक जो है वो चलता हुआ इदारा बनाएगा, जो कि बंद हो गए ना, अपनी सियासी मसले थे इस पे नहीं निकाल सकते। इसके हामी ये सियासी पार्टी के होते हैं। देखिए चूल्हे बंद, अब आप मुझे बताइए कि आप उसमें और भर्तियां मजीद जारी रखें, उनको देते रहें, आप एक उसको ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर दें, उसकी बजाय आप उन लोगों को और रोजगार का मुतबादिल रोजगार का बंदोबस्त दें ना। आप इस दफा 500 अरब रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत आप दे रहे हैं, लोगों को देने जा रहे हैं, इसको इनकम जनरेशन में क्यों नहीं देते? लोगों को इनकम जनरेट करने का कोई फार्मूला बताए। जैसे अखुवत वाले कर रहे हैं, वो आसान शराइत पे कर्जे देते हैं, लोग कारोबार करते हैं, वापस भी करते हैं कर्जे। आप लोगों को सिर्फ बेकारी क्यों बना रहे हैं? उन लोगों को घर बैठे बैठे बस वो पैसे मिलते हैं। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सही नहीं है। नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन इससे बेहतर प्रोग्राम हो सकता है। ये गलत है। ये इनकम सपोर्ट की जगह इसको इनकम जनरेशन प्रोग्राम में किसी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। अच्छा जी, मेरा कहना है फिर ये क्यों नहीं किया जा रहा? तजवीज इसकी क्यों नहीं दे रहे? बतौर सियासी पार्टी हमने बिल्कुल दी, हमारा तो हमने इलेक्शन में भी दी थी, हमारे ये मंशूर का हिस्सा भी था। हमने कहा था कि इनकम जनरेशन प्रोग्राम होना चाहिए। बजट में क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक शिकवा है ना कि आपकी जैसे तालीम की मिनिस्ट्री भी है खालिद साहब के पास, तो बजट में तालीम को कोई बड़े वाफिर मुकदार में नहीं, अनफॉर्चुनेटली जी बजट में तालीम को जो पिछली दफा दिया गया था शायद उससे भी इस दफा कम दिया जा रहा है। अच्छा, और वो फिर नारा किधर गया? प्रायोरिटी एजुकेशन जी, प्रायोरिटी एजुकेशन बिल्कुल। अब ये जो है हमारी खालिद साहब ने इतराज नहीं किया, तो हमने बिल्कुल हमने अपनी तजावीज़ नारे पे मैं अमल कैसे करूंगा? हमने अपनी तजावीज़ बिल्कुल उसके लिए दी है। अब मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, अभी केपी के बजट का आपने हवाला दिया। केपी के बजट में जो केपी के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जामियात हैं, उनके लिए 1 रुपया भी नहीं रखा गया। जामियात को किसी किस्म की सपोर्ट केपी में इस दफ़ा नहीं मिलेगी उनके बजट में। अच्छा, और फेडरल में भी जो वफाक करेंगे, नहीं सर, वफाक HEC एक हद तक इमदाद दे सकता है ना, बाकी तो अब ये सूबाई मैटर हो ना। 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन सूबाई मैटर हो गया। तो HEC की सवाबदीद है, अगर उसके पास बजट हो तो वो इमदाद दे सकता है। तो जामियात को तो बजट खुद का बजट 1 अरब भी नहीं है मेरे ख्याल, 2 अरब समथिंग कुछ इतना बनता है। वो अपना तो है, लेकिन जो तरक्याती बजट HEC को मिलता है वो इस दफा कोई 33 अरब के करीब मिल रहा है, जिसमें से वो समझ लें कि इस्लामाबाद और जो फेडरल के तहत चलने वाली जामियात है वो उनको दिया जाएगा। और HEC के पास अब इतना बजट नहीं होगा कि वो सूबाई जामियात को इतना बजट होगा कि वो कम से कम वफाक इस्लामाबाद है वो जरा मेरा नहीं ख्याल इतना होगा, क्योंकि आप उसको कंपैरिजन कर लें। एक इस्लामाबाद को भी फाल नहीं कर सकते। इस्लामाबाद नहीं, मैं फेडरल के तहत चलने वाली जामियात की बात कर रहा हूँ। चूंकि मैं आपको एग्जांपल उसकी ये देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक ढाका यूनिवर्सिटी का उसका तरक्याती बजट 20 अरब रुपया है 1 साल का, प्लस उसका 16 अरब रुपया तकरीबन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो प्रायोरिटी हम पाकिस्तान उन ममालिक के शामिल है ना, हम 5% से भी कम GDP का एजुकेशन पे लगाते हैं। इस पे प्रायोरिटी नहीं रख रहे तो आपकी तो दाग बन जाएगा ना, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। प्रायोरिटी आपका, आप कहते हैं ना वजारतें हमसे रिजल्ट पूछें, जो आपको बजट ही नहीं मिलेगा तो रिजल्ट कहाँ देंगे? देखिए बजट के लिए हमने अपनी तजावीज़ जरूर दे दी है, लेकिन चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री तो हमारे पास नहीं है, तो बजट में हम उस तरह से असरअंदाज नहीं हो सकते। हुआ तो फिर क्या होगा? जी, बजट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप उस तरह से उतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते।
برائے نام وزارت ہی ہوگی. نہیں برائے نام تو نہیں کہہ سکتے ہم. اپنی جس حد تک ہماری وہ کیا کہتے ہیں کہ کیپیسٹی ہوگی ہم تو کام بہترین کریں گے. آپ دیکھیں گے ہمارے کسی منسٹر کے اوپر کسی قسم کا نہ کرپشن کا چارج ہوگا, نہ کربہ پروری کا ہوگا, نہ کوئی اپنے کو نوازنے کا ہوگا. وہ کام کرے گا اور پہلے بھی کام کرتے رہے. ایگزامپل ہے ماضی میں ہمارے پاس اس کی. شہزاد صاحب کو کہ ایک معاملہ ابھی چل رہا ہے نا, حمود الرحمان کمیشن ہو گیا, کبھی کہتے ہیں IMF کے پاس خط جائے گا, کوئی گارنٹیاں دیں گے. یہ جو عدم استحکام ہو رہا ہے ساری صورتحال پہ, آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی بجٹ پہ بھی اثر پڑے گا؟ اس کا کوئی اثر بجٹ کو IMF کے ذریعے بھی تھریٹ آ سکتا ہے ہمیں کوئی؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بجٹ پہ اتنا امپیکٹ پڑے گا. اور لیکن آپ نے ذکر چھیڑا حمود الرحمان کمیشن کا, تو آپ اس پہ مجھے ضرور 2 منٹ دیجیے گا. میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ سر جو حمود الرحمان کمیشن بنایا گیا تھا اس کا مینڈیٹ یہ نہیں تھا کہ اس نے علیحدگی کے اسباب کا جائزہ لے رہا تھا کہ علیحدگی ہوئی. اس کا صرف مینڈیٹ ایک تھا کہ سرنڈر کیوں ہوا, سرنڈر کے کیا ریزن تھے. اب اس کی اگر آپ رپورٹ ملاحظہ کریں, اس وقت لوگ 1971 کی جنگ میں تو ہمارے کافی لوگ قید ہو چکے تھے. تو سب سے بڑے تو اس کا پارٹ رپورٹ کا وہ لوگ ہونے چاہیے نا جنہوں نے جنگ لڑی تھی اور قید ہوئے تھے, جبکہ ان کے آنے سے پہلے 1972 میں رپورٹ جاری ہو چکی تھی. وہ لوگ 1974 میں واپس آئے, پھر 74 میں ایک فارمیلٹی کے تحت ان کے بھی بیانات لے کے شامل کر دیے گئے. تو یہ رپورٹ اس وقت بیسیکلی سیاسی ضرورت تھی بھٹو صاحب کی. اس وقت ملک ٹوٹ چکا تھا, عوام بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن میں تھی. اس وقت یہ ایک سیاسی شعبہ میں سے کہوں گا اس کو, اس کے لیے. ادروائز مجھے بتائیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے جو یہ اتنی سجیشن دی تھی اس میں سے کس پہ پھر کام ہوا؟ کسی ایک پہ گورنمنٹ نے کام کیا؟ بھٹو صاحب پاورفل تھے نا, اس کے کام ہوتا تو بنگلہ دیش پاکستان تو نہیں بننا تھا. سر بنگلہ دیش کا اس کی بھی آپ تھوڑا سا ہسٹری پیچھے دیکھیے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 1950-51 میں آدم جی جوٹ مل لگی ڈھاکہ میں, جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جوٹ مل تھی, اور اس کے جو سرمایہ کار تھے وہ ادھر سے مغربی پاکستان سے گئے تھے. اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, یہ جو مطالبات آ رہے ہیں جو آپ نے ذکر کیا, میں تھوڑا سا اسے مکمل کروں. تو 1951 میں وہ جو جوٹ مل لگی اس کے اندر 19,000 مزدور تھے. 1954 میں اسی مل کے 750 غیر بنگالی لوگوں کو مار دیا گیا تھا. یہ 1954 کی بات بتا رہا ہوں, 71 کی نہیں. اس کے بعد 1966 میں شیخ مجیب, یہ بہت پہلے کی بات ہے, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہلے سے یہ چیزیں چل رہی تھی. اچھا پھر 66 میں مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے تھے. آج کل ہمارے یہ نئے ننے منع انقلابی بڑی بات کرتے ہیں, شیخ مجیب کو بڑا آج کل یاد کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں مجیب الرحمان کے 6 نکات صرف پڑھ لیجئے گا. اس کے نکات میں اس کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ بھائی آپ کے پاس صرف خارجہ اور دفاع ہونا چاہیے مرکز کے پاس. اس کے علاوہ کرنسی آپ کی اپنی ہوگی, ریزرو سینٹرل بینک آپ کا اپنا ہوگا صوبے کا, اور بنگلہ دیش کے لیے پیرا ملٹری فورس بھی بنگلہ دیش اپنی علیحدہ رکھے گا. سارا ٹیکسیشن صوبے کلیکٹ کریں گے, دونوں جو 2 اکائیاں تھیں, اور وہ وفاق کو خرچے کے لیے پیسے دیں گے. مطلب وہ ایک مفلوج وفاق کا تھا. اور اگر اس کی وہ باتیں مان لی جاتی اور اس وقت آپ اس کو حکومت دے دیتے, آج آپ کے پاس ایک صوبہ بھی نہ بچتا, آپ کے سارے صوبے جا چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو آج کل نئے لوگ صرف فیس بک پہ پڑھ کے انقلابی بن گئے, ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ شیخ مجیب آپ کو ہیرو لگتا ہے نا, تو آپ پھر پاکستان توڑنے والی بات کر رہے ہیں. توڑنے والی بات کریں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج کے اس پروگرام میں بجٹ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے, اس کے خد و خال کیا ہیں, اس کے اندر کیسے بہتری ہو سکتی ہے. مہمانوں نے اس حوالے سے تفصیلی طور پہ گفتگو کی. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.